Hello and welcome to Just Health for the People by the Experts, a public health awareness initiative by Jaslok Hospital. I'm Jitendra Harian, your host for the show. आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में। एक नॉन इन्वेजिव स्कैन जो हार्ट की आर्टरीज को सुपर क्लियर इमेजेस में दिखाता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज बढ़ते जा रहा है और ये टेस्ट टाइमली डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। हमारे साथ है एक्सपर्ट डॉक्टर श्रीनिवास देसाई, a legend in the field of radiology. Dr. Srinivas Desai is a pioneer in the imaging and interventional radiology in India with over 40 years of rich experience. He is the director of Imaging and Interventional Radiology Department at Jaslok Hospital. He's trained in UK, France, and USA. His work in CT-guided biopsies, tumor ablations, and neurovascular interventions set benchmarks. He's honored with ISVIR's Impact Radiologist Award in 2018 and Gold Medal 2022. He now chairs IRIA's Research and Educational Wing, driving innovation and excellence in the radiology field across India. Proud to mention that Dr. Srinivas Desai is one of the editors of comprehensive textbook on clinical radiology, 6 volumes published by Elsevier. Welcome to Just Health, Dr. Srinivas Desai. थैंक यू। डॉक्टर देसाई, सबसे पहले बताइए कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होता क्या है और इससे पेशेंट्स को क्या बेनिफिट हो सकता है? सीटी कोरोनरी एंजियो में हम हार्ट का एंजियोग्राम करते हैं। अभी हमें सबको गोल्ड स्टैंडर्ड कैथेटर कोरोनरी एंजियो मालूम है। तो ए सिमिलर एंजियोग्राम होता है विदाउट एनी इन्वेजन, विदाउट एनी कैथेटर। ए नॉन इन्वेजिव एंजियोग्राम है जो जिसमें कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद हम हार्ट के जो आर्टरीज जा रहे हैं वो पूरे के पूरे ठीक तरह से सीटी में देख सकते हैं। इसमें पेशेंट सीटी स्कैन में सोता है, उसके वेन में कॉन्ट्रास्ट डाला जाता है और ये जो कॉन्ट्रास्ट जब भी हार्ट के वेसल्स में, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, आएँगे, तभी हम उसके इमेजेस कैप्चर कर लेते हैं और ये वेसल्स कैसे है, ठीक है, नैरोड है, ब्लॉक्ड है, उसमें कुछ अलग कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ये पूरा का पूरा साफ सीटी कोरोनरी एंजियो में दिख जाता है इन अ कंप्लीटली नॉन इन्वेजिव वे। सो इन ए नटशेल, हार्ट की जो सारी आर्टरीज है उसको आप क्लियर इमेजेस में देखते हो कि उसमें अगर कोई परेशानी है, कोई ब्लॉकेज है या कोई और समस्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाउ जो अपनी जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी होती है और सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है, उसमें मेन अंतर क्या होता है? मेन अंतर यह है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम ए टोटली नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव का मीनिंग है जिसमें हम बॉडी में कौन सा भी कैथेटर डालते नहीं है। इसमें खाली एक नस में, वेन में कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है जो सर्कुलेट होके हार्ट के आर्टरी में आएगा, कोरोनरी आर्टरी में, और बिल्कुल साफ जैसा आपने बोला वैसा कोरोनरी आर्टरीज पूरे के पूरे ठीक तरह से दिख जाएंगे, जिसमें हम ये एडवांस सीटी स्कैन में 3D इमेजेस के साथ हर एंगल से देख लेते हैं कि जो आर्टरीज क्लीन है, ओपन है, नैरोड है, बिल्कुल नहीं है। एज अगेंस्ट दैट, कैथेटर कोरोनरी एंजियो इज एन इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राम। व्हेन आई से इन्वेजिव, मैं क्या बोलता हूँ कि जिसमें हम कैथेटर डालेंगे अंदर, किधर से? नॉर्मली कैथेटर आइदर ग्रॉइन या रिस्ट में से डाला जाता है बाय पंक्चरिंग आर्टरी, नॉट द वेन। इसमें आर्टरी में कैथेटर डालेंगे, वो कैथेटर हार्ट के नस तक जाएगा और उधर कॉन्ट्रास्ट डाला जाएगा डायरेक्टली इन द कोरोनरी आर्टरीज। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन कैथेटर कोरोनरी एंजियो एंड सिटी कोरोनरी एंजियो। कैथेटर कोरोनरी एंजियोग्राफी में आप एनेस्थीसिया भी देते होंगे, राइट, पेशेंट को? एनेस्थीसिया की ज़रूरत दोनों जगह नहीं है, बट एनेस्थीसिया स्टैंड बाय दोनों जगह है। बट अभी अगर उसमें और कुछ डिफरेंस है, तो कैथेटर कोरोनरी एंजियो को टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, सिटी कोरोनरी एंजियो को हार्डली फ्यू सेकंड्स लगता है। तो ये सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ये बहुत ही फायदेमंद है, जैसे आपने कहा। इसके लिए आइडियल कैंडिडेट्स कौन होते हैं? नाउ आइडियल कैंडिडेट की डेफिनेशन हर साल चेंज होती जा रही है। जो पेशेंट को चेस्ट पेन है और जो यंग भी हो या ओल्ड भी हो, जिनका ईसीजी या स्ट्रेस टेस्ट इनकन्क्लूसिव है, ये पेशेंट्स शुड गो फॉर अ सिटी कोरोनरी एंजियो। जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज। इर्रिस्पेक्टिव वेदर उनका, बिकॉज़ ईसीजी और ये इनकन्क्लूसिव है, उसमें समझ में नहीं आ रहा है, बट पेशेंट को चेस्ट पेन है। ओके। जो पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं है, बट जो जिसको हम बोलते हैं हाई रिस्क पेशेंट। नाउ हू आर द हाई रिस्क पेशेंट्स? ओबेस पेशेंट्स, पेशेंट्स अंडर स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस लेवल का काम तो बहुत। कॉर्पोरेट स्पेशली इज मैसिव है। तो करेक्ट। ये परसेंटेज ऑफ स्ट्रेस is very high today in the society. Patients with diabetes, patients with hypertension, patients with
दी कंजन फैमिली हिस्ट्री, दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिनके फैमिली में हार्ट डिसीज है, दे आर मोर प्रोन टू हार्ट डिसीज देन somebody else. ओके। Those who are smokers, that's another big risk factor. तुमको सब ठीक ठाक दिख रहा है, तुमको कुछ भी टेंशन नहीं है, आपको चेस्ट पेन नहीं है, बट इफ यू आर अ बिग स्मोकर, यू आर ए राइट कैंडिडेट टू अंडरगो एंड सी कि आपका सीटी कोरोनरी कैसा है, क्योंकि कोरोनरी एंजियो की हेल्थ देखना बहुत बहुत जरूरत है। एक्सेसिव अल्कोहलिज्म, जो लोग पीते हैं, दे आर ऑल्सो, एक्चुअली ऑलमोस्ट, इफ यू सी माई डेफिनेशन, ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल नाउ इज प्रोन बाय डेफिनेशन। प्रीवियसली क्या था कि मेल एज्ड 50 was considered as a risk factor for the heart out of the 6 risk factors. अभी with the new bad lifestyle, अलग अलग स्ट्रेस लेवल्स, ये एज लिमिट बहुत कम होके अभी कौन सा भी यंग एज में भी ये जरूरत हो गई है कि हम सिटी कोरोना एंजियो करें और अपना कोरोना एंजियो कैसा है देख ले। मैंने अभी अभी तक खुद का 3 बार कोरोना एंजियो किया है। सो जो पेशेंट या आदमी इंसान नॉर्मली हेल्दी है और वो अगर से एनुअली या 6 मंथली हेल्थ चेकअप करता है, उसके लिए कौन सा एज आप सजेस्ट करेंगे? अबाव 50 अगर है तो वो डेफिनेटली उनके हेल्थ चेकअप प्लान में उन्होंने कोरोनरी एंजियोग्राफी, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी इंक्लूड करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, 50 तो जरूर करना चाहिए, बट देर आर मेनी एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड टुडे हु आर सजेस्टिंग कि उम्र 40 से ही ये करना जरूरी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द लाइफ स्टाइल। सो दैट इज वन क्राइटेरिया। और जिनके, एज आई ऑलरेडी सेड, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनको वो हाई, रिस्क जो कैटेगरीज में आते हाई हैं। रिस्क कैटेगरी है, उनको तो जल्दी करना ही है, सवाल ही नहीं आता है। जिनको कुछ भी नहीं है, तो बाय द एज ऑफ 50 दे शुड डू इट। एंड व्हेन डू यू रिपीट दिस? अगर समझो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राम नॉर्मल निकला, तो आप दोबारा उसको कब करेंगे? अगर टोटली नॉर्मल निकला और आपका एज आप 50s में हो, तो नॉर्मली आफ्टर 3 to 5 years आप रिपीट करना है। अगर आपको बीच में ये 3 to 5 years में नए कौन से भी सिम्टम नहीं आए, तो उतना देर रुकना है। अगर कुछ सिम्टम्स आए, तो उसके पहले रिपीट करना है। अगर ये पीरियड में आपको अगर डायबिटीज या हाइपरटेंशन हो गया, तो जल्दी रिपीट करना है। अगर आपका सीटी एंजियोग्राम नॉर्मल है, बट आप डायबिटिक हो, तो फिर 3 बरस रुकने की भी जरूरत नहीं है। 2 साल के बाद भी आप रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज विच इंड्यूसेस द एथेरोस्क्लेरोसिस। सो रिस्क फैक्टर एंड स्ट्रेस लेवल, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, ये जो है, जो हार्ट डिसीज से सब मतलब रखते हैं, जो जितने ज़्यादा है उतना तुम अर्लियर करना है। आपको इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप 5 बरस के बाद रिपीट करना है। आपने अभी तक सब बेनिफिट्स तो बता दिए। आप ज़रा हमको प्रोसेस के बारे में समझाइए कि सिटी एंजियोग्राम कैसे करते हैं? स्टेप बाय स्टेप ये कैसा प्रोसेस होता है? ये बहुत सिंपल सादा प्रोसीजर है। फिर ये रेगुलर सीटी स्कैन जैसा रेस्ट ऑफ द सिटी होता है, बिल्कुल वैसा ही सीटी स्कैन है। पेशेंट आएँगे, नॉर्मली ये पेशेंट सीटी स्कैन अपॉइंटमेंट के साथ और विदाउट अपॉइंटमेंट आते हैं। हम वॉक इन पेशेंट्स भी ले लेते हैं। आपको ज़रूरत है कि आज हम कॉन्ट्रास्ट डालते हैं सीटी स्कैन में, 3 या 4 घंटा सीटी स्कैन होने के पहले फास्टिंग की ज़रूरत है। हम उसको अंदर ले लेंगे, पेशेंट आके हम उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हम उनका प्लस पल्स रेट चेक करते हैं, उनके साथ बात करते हैं ठीक तरह से, फिर उनको सीटी में सुला देते हैं। सीटी स्कैन में पेशेंट सोने के बाद उनके नस में एक वेन डाल देगी हमारी सिस्टर फॉर इंजेक्टिंग द कॉन्ट्रास्ट। ईसीजी लीड लगाते हैं, सो देयर इज़ अ सिंक्रोनस बीटिंग ऑफ द हार्ट विद द कॉन्ट्रास्ट। फिर हम लेते हैं कि उसका फर्स्ट सीटी स्कैन, ब्रेथ होल्ड करना है कितना सेकंड के लिए, 2 या 3 सेकंड के लिए। फिर हम ब्रेथ होल्ड करके पहला देख लेते हैं कि उनको कुछ कैल्शियम है कोरोनरी में, क्या नहीं है। ये फर्स्ट स्टेज है, टू सी वेदर पेशेंट हैज गॉट एनी कैल्शियम इन द कोरोनरी आर्टरीज। सेकंड स्टेज इज, वी विल आस्क हिम टू होल्ड ब्रेथ एंड इंजेक्ट कॉन्ट्रास्ट। इस टाइम हम डाई डाल देंगे। डाई डाल के पेशेंट को वापस सांस पकड़नी है। कितने सेकंड के लिए? 5 या 6 सेकंड के लिए। जब ये डाई जाएगा वेन से निकल के डाई हार्ट के वेसल में जाएगा, और सीटी स्कैन उसके मल्टीपल इमेजेस लेगा और हमको साफ दिखा देगा कोरोनरी एंजियो के पूरे कोरोनरी आर्टरीज। उसके बाद पेशेंट डिपार्टमेंट में 5-10 मिनट बैठा रहता है। उसका वेन का वो जो हमने निडल डाला है, वो निडल हमारी सिस्टर वो 10 मिनट के बाद निकाल देती है, एंड पेशेंट गोज होम। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो एंड टू एंड कितना समय लगता है इसको? बाय एंड लार्ज पेशेंट को प्रिपरेशन करके, ब्लड प्रेशर देख के, पल्स रेट देख के, फिर सुला के, फिर चालू करेंगे और बाद निकालने को, ओवरऑल 15 to 20 मिनट्स।
एक्चुअल इमेजेस, एक्चुअल सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम जिसमें हम सांस रोक के उसकी सीटी ले रहे, वो 10 या 15 सेकंड का प्रोसीजर है, उससे ज़्यादा नहीं है। एकदम सिंपल और ये सादा आउटपेशेंट प्रोसीजर। प्रोसीजर है, ये इसमें कोई टोटली एडमिशन की ज़रूरत ये नहीं। टोटली आउटपेशेंट प्रोसीजर है। ये पेशेंट वॉक इन आ सकते हैं, पेशेंट विदाउट अपॉइंटमेंट भी आ सकते हैं। वे खाली एज़ देयर आर ओनली 2 क्राइटेरियाज़ व्हिच आर एसेंशियल। एक 3 या 4 घंटा पेशेंट ने खाना नहीं माँगता है बिफोर द प्रोसीजर, रीज़न क्योंकि हम कॉन्ट्रास्ट डाल रहे हैं। कुछ पेशेंट कॉन्ट्रास्ट के बाद वॉमिट कर सकते हैं। दूसरा, उसके पास उनका क्रिएटिन लेना ज़रूरी है क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट एंड क्रिएटिनिन का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डॉक्टर जैसे आपने जैसे कहा कि आप डाई इंजेक्ट करते हो, इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है पेशेंट को? वेरी मिनिमल। अभी के जो डाई है, ये टोटली सेफ डाई है। अलग प्रकार के डाई है, वाटर सोल्यूबल डाई है। तो इन ओरिजिनल डाई के जो रिएक्शंस आते थे, वो मोर और लेस अभी almost unheard of है। Means you'll be surprised, now we are talking about 1 in lakh or 1 in million reactions, that kind of very small। फिर भी रिएक्शंस अगर आए तो व्हाट आर द काइंड ऑफ द रिएक्शन व्हिच आर कॉल्ड एज माइल्ड। माइल्ड में होती है थोड़ी सी एलर्जी, थोड़ा स्किन रैश, थोड़ा स्किन इचिंग, थोड़ा नॉशिया, दैट दोज आर द स्मॉल। If there is a severe reaction, what are the severe reaction? You might get little breathing problems. You might get little spasm of the bronchus. You might get little change in the blood pressure. But those are all manageable. There is nothing serious. Or honestly, today, if I am not taken to the court, I can safely say that there are almost no allergic reactions to the contrast anymore. सो फार दैट व्हाट यू हैव सीन। That's right. ओके। रेडिएशन होता है सिटी में थोड़ा बहुत, सो इससे पेशेंट को डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। I'll tell you. The new machines have become so beautiful and so nice। जो रेडिएशन सीटी कोरोनरी में है विच इज सब मिलीसीवियर और 1 टू 1.5 मिलीसीवियर। अभी ये जब भी मैं बोलता हूँ कि 1 टू 1.5 मिलीसीवियर और एट द मोस्ट 3 मिलीसीवियर रेडिएशन, व्हाई इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज अर्थ का एक नॉर्मल खुद का एक रेडिएशन है विच इज नॉर्मली 3 टू 4 मिलीसीवियर इन अ ईयर, विच ऑल ऑफ अस गेट। हम सबको ये रेडिएशन लगते रहता है थ्रू आउट आवर लाइफ, which is very very small and which is not at all dangerous। so इसलिए ये सब मिली सीवियर जो रेडिएशन सिटी कोरोनिया में है उसको कुछ भी मतलब नहीं, इट इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस एट ऑल। सर अभी हमें सिटी रिपोर्ट की, सिटी एंजियोग्राम रिपोर्ट की थोड़ी फाइंडिंग्स के बारे में बताइए। सो उसमें आप क्या-क्या चीज़ें देखते हो और पेशेंट्स को मतलब उस रिपोर्ट में वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, मेन चीज हम जिसके लिए कर रहे हैं, ये हार्ट की 3 बड़ी बड़ी आर्टरी होती है और वो जाके पूरा हार्ट को सप्लाई करती है। तो ये तीनों आर्टरी और उनके जो न्यूमरस ब्रांचेस है, ये सब ब्रांचेस हमको सिटी कोरोनरी एंजियो में दिख जाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? ए कि वेदर ऑल दीज आर्टरीज आर पेटेंट। पेटेंट मीन्स जो सब ओपन है। दूसरा, उसमें कुछ नैरोइंग हो सकता है क्या? जैसा आप हम सब लोग का उम्र बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा नैरोइंग, थोड़ा थोड़ा एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सपेक्टेड है। बट अगर नैरोइंग है तो सिग्निफिकेंट है क्या नहीं सिग्निफिकेंट है, वो हम देखते हैं। नाउ व्हेन आई से सिग्निफिकेंट, उसका मीनिंग क्या है? जब भी आर्टरी नॉर्मल से 70% से ज़्यादा नैरो होता है, उसको हम सिग्निफिकेंस बोलते हैं। जब अप टू 50% नैरोइंग होता है, उसको हम माइल्ड बोलते हैं। और 50 टू 70% को हम मॉडरेट स्टेनोसिस बोलते हैं। ओके, जब भी 70% से ज़्यादा नैरोइंग होता है, ओके, तभी हम सोचते हैं कुछ ट्रीटमेंट का है। इसलिए ये चीज़ हम देखते रहते हैं कि सीटी स्कैन में कि इतना नैरोइंग है, नैरोइंग होगा तो। ओके। दूसरी चीज़ जो देखते हैं व्हिच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, प्लाक बर्डन कितना है? हमारे एक आर्टरी के साथ जैसा अपना उम्र बढ़ता है, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ता है, छोटा-छोटा प्लाक्स जो आर्टरी के वॉल पे आते रहता है। प्लाक का सिग्निफिकेंस क्या है? जैसा प्लाक बढ़ेगा, वैसा आर्टरी का ल्यूमेन नैरो होता है। तो वो जो 70% या 50% की बात मैं कर रहा हूँ, वो बिकॉज़ ये प्लाक डिपॉज़िट होते जाएगा, तो फिर उसका वो नैरोइंग बढ़ता है। तो ये प्लाक है क्या नहीं है, वो हम सिटी कोरोनरी में चेक करते हैं। अगर प्लाक है, तो प्लाक किस तरह का है, वो भी हम चेक करते हैं। कि क्या ज़रूरत है इसकी? क्योंकि प्लाक 3 तरह के होते हैं। एक होता है लिपिड प्लाक, लिपिड मीन्स फैटी प्लाक। दूसरा होता है फाइब्रस प्लाक और तीसरा होता है कैल्सिफिक प्लाक। अभी इज इट इम्पोर्टेंट टू नो कि प्लाक लिपिड है, फाइब्रस है या कैल्सिफिक है? वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि और ये हमें खाली सीटी एंजियो में समझता है, बाकी कौन सा भी इन्वेस्टिगेशन में नहीं समझता है। लिपिड प्लाक होगा, फैटी प्लाक अगर होगा, तो उसको हम बोलते हैं डेंजरस प्लाक। डेंजरस प्लाक इसलिए
कि वो अनस्टेबल होता है। वो फैटी प्लग जब भी इफ देयर इज एनी सीवियर रिएक्शन, सडन शॉक आया मुझे, कौन सा बैड न्यूज़ देखा और आर्टरी थोड़ा नैरो हो गया, तो ये फैटी प्लग टूट के ल्यूमेन में गिरता है और आर्टरी ब्लॉक हो जाता है। जो हम पिक्चर में देखते हैं माँ, ऐसा जो आँखें वो बोलता है हीरो, वो माँ इसलिए मरती है कि फैटी प्लग, वो मर जाके दैट इज़ द कॉमन थिंग। So to know the fatty plug burden is more important than even knowing how much narrowing is your arteries. क्योंकि फैटी प्लग होगा तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना सख्त जरूरी है। फैटी प्लग जितना बढ़ेगा उतना आपका हार्ट अटैक का इंसिडेंस और इम्पोर्टेंस बढ़ता है, उसका चांसेस भी बढ़ता है। इसलिए फैटी प्लग का कितना आपका वॉल्यूम है ये असेस करना सख्त जरूरी है। तो ये हम कोरोनरी एंजियो जब भी करते हैं तो हम प्लग डिटर्मिनेशन भी करते हैं। प्लग वॉल्यूम कितना है, प्लग का कैरेक्टर क्या है, नैरोइंग कितना है आर्टरी, कितना ब्लॉक है, ये सब चीज़ें देखती है। अनदर इम्पोर्टेंट, आर्टरी नॉर्मल लोकेशन से निकल रहा है या एब्नॉर्मल लोकेशन से निकल रहा है, ये देखना सख्त ज़रूरी है। इसलिए कभी-कभी क्या होता है कैथेटर एंजियो जब आप करते हो, आप एज़्यूम करते हो कि आर्टरी नॉर्मल लोकेशन से निकला है। आप कैथेटर उधर डालते रहते हो, लेकिन आपका कैथेटर जाता नहीं है, क्योंकि आर्टरी उधर से निकला नहीं है, आर्टरी कुछ अलग जगह से निकल रहा है। ये आपको खाली सीटी कोरोनरी एंजियो में ही समझेगा, दूसरा किसी में भी नहीं समझेगा। अगर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मायोकार्डियल ब्रिजिंग, इसमें क्या होता है, आर्टरी जब ये निकलता है ऑल दिस आर्टरीज हार्ट के सरफेस पे जाते हैं, लेकिन मायोकार्डियल ब्रिजिंग में आर्टरी हार्ट में घुस जाता है और कितना घुसता है उसके ऊपर उधर ग्रेडिंग होती है। तो ये हार्ट ये ल्यूमेन के बाहर है, तो ये आपको कैथेटर एंजियो में नहीं दिखेगा, ये दूसरा किस में भी नहीं दिखेगा, ये खाली सीटी में दिखेगा। तो अगर मायोकार्डियल ब्रिजिंग है तो उसका भी ग्रेडिंग है 1, 2 एंड 3। जो थर्ड डिग्री ब्रिजिंग है वो उसमें थिकनेस, ज़्यादा थिकनेस में घुसा होता है आर्टरी। उसका क्या हो सकता है, अगर हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होए ड्यू टू सम शॉक और समथिंग लाइक दैट, तो ये आर्टरी कॉम्प्रेस होके हार्ट स्टैंड स्टिल होने के चांसेस होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइकल ब्रिजिंग ये देखना ज़रूरी है, वो खाली सिटी कोरोना में दिखेगा। ओके, और कैल्शियम स्कोर के बारे में थोड़ा बताइए? हाँ जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अपनी उम्र बढ़ेगी, वैसा कैल्शियम डिपॉज़िशन आपके आर्टरी में होते रहेगा। नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी में कैल्शियम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो दोज़ आर रनर्स हू आर लुकिंग आफ्टर देमसेल्व्स, दे ट्राई एंड कीप देमसेल्फ फिट, तो उनमें मेनी टाइम्स वी डोंट सी द कैल्शियम, बट बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द पीपल हमें कैल्शियम आ जाएगा। तो जब भी कैल्शियम दिखता है तो इन सिंपल टर्म आपकी आर्टरी हार्ड हो रही है, इट इज़ हार्डन। जो इलास्टिसिटी है उसकी इलास्टिसिटी जा रही है। हार्डर द आर्टरी, लेसर इज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, चांसेस ऑफ इट गेट गिव ट्रबल आर हायर। कैल्शियम स्कोर पे आपके हार्ट डिसीज का रिस्क डिसाइड होता है। 0 टू 10 आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 10 टू 100 मॉडरेट, तो प्लग बर्डन है, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना है। 100 टू 200 इट इज गोज इनटू द हायर मॉडरेट और आपको कुछ मेडिसिन लेने पड़ेंगे। 100 टू 400 इट इज सीवियर, आपको ठीक तरह से बहुत कुछ चीज़ करनी पड़ेगी। डायबिटीज ट्रीट करो, हाइपरटेंशन ट्रीट करो, लाइफस्टाइल पूरा चेंज करो, चांसेस ऑफ हार्ट डिसीज आर हायर। मोर देन 400 चांस ऑफ हार्ट डिसीज आर मच मच हायर। सो ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम अपने लाइफ़स्टाइल में सुधार करना या कुछ मेडिकेशन की या कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो उसमें इमीडिएटली स्टेप ले सकते हैं। डॉक्टर देसाई, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? और ये कितने हद तक मतलब पेशेंट को मैटर करता है? कौन सा भी नया टेस्ट आएगा या कौन सा भी टेस्ट मेडिकल में है, उसका इम्पोर्टेंस उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अभी आपने कोविड कोविड में हमने सबने देखा अलग 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 टेस्ट थे, जिसका मोस्ट मैक्सिमम स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी था, उसी टेस्ट को हम ग्राह मानते थे। उस उसी तरह कौन सा भी टेस्ट में जब भी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी 90% के ऊपर हो तो इट स्टार्ट्स बिकमिंग अ गोल्ड स्टैंडर्ड। A CT coronary angio today, specificity and sensitivity both are more than 95%. So, and there is something another terminology जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। नाउ इसका मीनिंग क्या है? जब हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, इसका मीनिंग है अगर कोई टेस्ट हमने की और अगर वो नॉर्मल है, तो वो पूरा नॉर्मल निकलने के चांस कितने होते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। सीटी कोरोनरी एंजियो की नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू 100% है। अगर मैंने सीटी कोरोनरी एंजियो किया और वो नॉर्मल है, तो आपके आर्टरीज नॉर्मल होने के चांसेस 100% है।
एज अगेंस्ट दैट पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू यानी नैरोइंग है, हमने बोला है कि 70% है, वो 71% निकल सकता है या 69% निकल सकता है। उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। तो वो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कितनी है? इट इज इन द रेंज ऑफ 94 to 97% on CT coronary angio. So on both these criteria, it is a fantastic non-invasive diagnostic method to assess our cardiac health, the heart health. ओके, ओके। सो अगर पेशेंट को ये जानना है कि उसके हार्ट में कोई तकलीफ नहीं है और सीटी रिपोर्ट ये अगर सर्टिफाई करता है, तो ही नीड नॉट वरी अबाउट अगर ये नॉर्मल है तो डेफिनेटली नीड he नॉट need वरी, not worry later. बट दैट डजंट मीन दैट ही Yeah, शुड yeah, yeah, स्टार्ट of course. डूइंग द रॉन्ग थिंग्स इन द लाइफ. The lifestyle has to be continued the way the person other rules has remain, continued other rules to remain get same. there. Yes, that's Yes. right. Now, अगर रिपोर्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है, हाँ जी. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अगर एबनॉर्मलिटी है तो देन वी नॉर्मली सेंड हिम टू द कार्डियोलॉजिस्ट फॉर द फर्दर असेसमेंट. फिर कार्डियोलॉजिस्ट विल डू द असेसमेंट, डिसाइड वेदर ही नीड्स मोर other tests and any medication he needs, any other advices for the lifestyle changes or controlling the diseases. All those things will happen. If he thinks further that he has to undergo another catheter coronary angio to decide about the treatment, that decision cardiologist will take. ऐसा कोई केस आपने देखा है जिसमें किसी पेशेंट ने या पर्सन ने, नॉर्मल आदमी ने सीटी एंजियोग्राम किया और उसमें आपको एबनॉर्मलिटी दिखी और पेशेंट को उसी दिन एंजियोग्राम करना पड़ा और शायद एंजियोप्लास्टी? देखिए, हमारे खुद के हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी हुआ है। हाँ, जो सस्पेक्टेड नहीं था, ऐसा ही चेक हुआ था और एलएडी में 92% नैरोइंग निकला। तो उनको डायरेक्ट स्टेंटिंग को ले गए उसी दिन? उसी दिन। ओके। Yeah. एंड सो ऐसा हो सकता है, नॉट मीन्स इज इट नेसेसरी टू डू ऑन द सेम डे, ऐसा नहीं है, बट अगर करना है तो कर सकते कर हैं। सकते हैं, कर सकते हैं। डॉक्टर देसाई, इस्केमिया इवैल्यूएट करने में थैलेसियम स्कैन और सीटी एंजियोग्राम में क्या डिफरेंस होता है? थैलियम स्कैन इज ऑल्सो नॉन इन्वेसिव, बट वो फंक्शनल स्टडी करते हैं। इसमें ये न्यूक्लियर मेडिसिन का स्कैन है। इसमें क्या होता है, हम रेडियो ट्रेसर डालते हैं जिसका नाम थैलियम है। हम थैलियम इंजेक्ट करेंगे, थैलियम जाता है और हार्ट में बैठता है। एंड व्हाट वी असेस ऑन दिस, वी असेस कि वो हार्ट के मसल को कितना परफ्यूज हो रहा है, हाउ मच पार्ट ऑफ द हार्ट मसल इज गेटिंग परफ्यूजन। इसमें आर्टरीज नहीं दिखती है, बट हार्ट मसल का परफ्यूजन दिखता है। तो जो आर्टरी है से एलएडी डिस्ट्रीब्यूशन का कितना परफ्यूज हुआ है, आरसीए का कितना परफ्यूज हुआ है, वो इंप्रेशन और वो इंफॉर्मेशन हमें थैलियम स्कैन में मिलता है। सो इट इज अ फंक्शनल स्टडी, while CT coronary angio is anatomical and structural study, जिसमें हम एक्चुअली आर्टरीज देखते हैं। तो जो आर्टरी नैरोड है या नहीं, ये जो इनडायरेक्ट असेसमेंट आता है थैलियम में, ये CT coronary angio में इट्स अ डायरेक्ट असेसमेंट, यू कैन एक्चुअली सी, सो यू कैन डिसाइड हाउ टू ट्रीट। सो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द थैलियम एंड द CT coronary angio. और स्ट्रेस टेस्ट आमतौर पे लोग करते हैं जब हार्ट की अगर कोई तकलीफ है तो वो जानने में स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। तो स्ट्रेस टेस्ट और सीटी एंजियोग्राम में कितना फर्क होता है? Again, stress test is a functional study. A stress, what does it measure? You put a patient on the stress, either make him run and see with this ECG. What does it show? It shows if there is a stress and there are ECG changes or rhythm changes, heart ke rhythm changes ho rahe under the stress, then it means that he has got a significant narrowing. What is significant? More than 70%. So जब ये more than 70% narrowing होते हैं तो स्ट्रेस टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाते हैं कि ईसीजी चेंज हो जाएंगे, रिदम चेंज होएंगे, ब्लड प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो वो आप भागते भागते और वो ऑन दोज 5 मिनट्स हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं। एज अगेंस्ट दैट सीटी कोरोनरी एंजियो अगेन इज अ डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, हमको आर्टरी एग्जैक्टली जैसा है वैसा दिख रहा है। ये 70% नैरोइंग इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली दिख रहा है एंड देन यू कैन ट्रीट इट। सीटी एफएफआर क्या होता है और ये सीटी एंजियोग्राम की डायग्नोसिस वैल्यू को कैसे एनहांस करता है? जब भी कोरोनरी आर्टरी नैरो हो गई तो आगे जाने वाला ब्लड पहले से कम जा रहा है, और पहले अगर 100 जाता था, अभी प्रॉब्ली 30 जा रहा है और 40 जा रहा है। तो ये जो जा रहा है वो हार्ट के लिए सफिशिएंट है या नहीं, ये समझने के लिए और एक टेस्ट है, उसको बोलते हैं एफएफआर। इसमें बेसिकली व्हाट वी डू द फ्लूइड डायनामिक्स एंड 3D इमेजिंग ऑफ द हार्ट एंड मैपिंग ऑफ द आर्टरी। ये जो आर्टरी हमने देखी है ऑलरेडी सिटी कोरोनरी एंजियो में, उसमें आगे जो एक स्टेनोसिस है, समझो जिधर नैरोइंग है,
उसके बियॉन्ड कितना फ्लो जा रहा है और उसका उधर कितना प्रेशर है विदाउट दिस इज इन नॉन इन्वेसिव वे ऑफ मेजरिंग। नॉर्मली हम एफएफआर कैसे करते हैं, हम कैथेटर आर्टरी में से डालेंगे, कोरोनरी में डालेंगे और ऑब्स्ट्रक्शन के बियॉन्ड जाके उधर हम एक्चुअल प्रेशर मेजर करेंगे। इधर ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैथेटर डालने की ज़रूरत नहीं है। नॉन इन्वेसिव है। ये टोटली नॉन इन्वेसिव। हम जो पहला सिटी कोरोनरी एंजियो करेंगे, उसका 3D कॉम्पिटिशन करेंगे, फ्लो फिजिक्स फ्लो डायनामिक्स करेंगे और उसमें से कितना फ्लो आगे जा रहा है और कितना प्रेशर है, वो डायरेक्टली हमें समझ में आएगा। समझो एक नैरोइंग है 65%। अभी 65% बाय डेफिनिशन ये सिग्निफिकेंट नहीं है। बट एफएफआर हमने किया उसके वही वेसल में और वो एफएफआर समझो 0.7 है, तो वो सिग्निफिकेंट हो गया। तो फिर ये पेशेंट हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। और समझो आपको 70% नैरोइंग है और आपका एफएफआर मोर देन 0.8 है, तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो दिस डिसाइड्स वेदर तुमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। एडेड इन्फॉर्मेशन है कि आपका हार्ट ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपका नैरोइंग इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ ब्रेक थ्रू। बिकॉज़ इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन के लिए पहला आपको कैथेटर अंदर डाल के पूरा का पूरा प्रोसीजर करना पड़ता था, वो ज़रूरत नहीं उसकी है। ज़रूरत नहीं है अभी। बिल्कुल नहीं है, ये कंसोल पे बैठे-बैठे हो जाता है। हो जाता है, ओके, एक्सीलेंट। सो डॉक्टर, कोई इसकी लिमिटेशंस या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है जो पेशेंट्स को जानना ज़रूरी होती है? आपने कैल्शियम स्कोर पूछा हमको, मैंने बोला आपके 400 के ऊपर होगा। अभी जैसा है, इट्स सिम कॉमन सेंस है, अगर पूरा तरफ से कैल्शियम होगा आर्टरी में, तो उसमें से एक्स-रे अंदर जाने को थोड़ा तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो जब भी कैल्शियम स्कोर 2000 या उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक्स-रे जो पेनिट्रेट करते हैं कैल्शियम से, अंदर का ल्यूमेन देखने के लिए, उनकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। फिर वो असेसमेंट ऑफ नैरोइंग कंपैरेटिवली कम हो जाती है। It is not as perfect as it would have been. Of course, with the newer machines, we can even penetrate those calcium and talk about the lumen inside. वो lumen अभी भी दिख सकता है, बट फिर भी एक बार एक्स्ट्रा कैल्शियम हो गया या एक ही जगह कैल्शियम ज़्यादा आ गया, then it can create a false positive or a false negative response. So this patient, then we normally send to regular catheter coronary. Pregnancy is another contraindication. We don't want to take. It's not a absolute contraindication. It's a relative contraindication. Pregnancy हो We तो try to आपको avoid. but अगर if it's a life saving procedure, we go Understand. ahead and do it. Known allergy to the contrast which you are injecting. अगर ये पेशेंट को कभी एनाफिलैक्सिस हुआ होगा आयोडीन का, तो फिर हम ये पेशेंट नहीं लेते। क्रिएटिनिन अगर हाई है तो आप लेते हो पेशेंट को? नहीं, अगर किडनी पेशेंट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि एज क्रिएटिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट का क्रिएटिन हाई है तो वी कांट इंजेक्ट कॉन्ट्रास्ट। अगर इंजेक्ट कॉन्ट्रास्ट नहीं कर सकते हो तो कोरोनरी एंजियो नहीं कर सकोगे, तो इसलिए दैट आल्सो बिकम्स ए रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन टिल दे ब्रिंग द क्रिएटिन डाउन। At Just Look CT scan department, the recent Siemens machine that we procured, उसके एडवांस फीचर्स क्या है जो सीटी एंजियोग्राम में पेशेंट को हेल्पफुल हो सकते हैं? देयर आर मेनी 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 एडवांटेजेस। एक, ये तो ड्यूअल एनर्जी है। तो ड्यूअल एनर्जी में होता क्या है कि आपको द स्पीड बिकम्स एक्सट्रीमली हाई। व्हेन द स्पीड इज हाई, temporal resolution is very very high. When the temporal resolution is high, it can catch the cardiac motion in a split second. तो वन हार्ट बीट में आपका कोरोनरी एंजियोग्राम पूरा खत्म हो जाता है। तो हार्ट मूवमेंट का आर्टरी पे कुछ भी असर नहीं होता है। तो पिक्चर्स आर क्रिस्टल क्लियर, एब्सोल्युटली एज इफ इट वाज फ्रोजन और आपको मिल रहे हैं ऐसे। इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो यू विल ऑलवेज बी इन डाउट व्हेन यू आर ट्राइंग टू डायग्नोस। But excellent picture quality makes your life very very easy. Then it becomes a child's play to diagnose. Dual energy is fantastic. Then it's a super fast scan. It's a very very super fast scan. Therefore we are in a position now कि हम बस सिंगल हार्ट बीट में कोरोनरी एंजियो कर सकते। थर्ड is ultra low dose radiation. Very very important Yeah, advantage. which is very So important it's to know. very important. With the ultra low dose radiation, we are hardly giving any radiation to the patient. As I told you, it could be sub millisevere to 1 to 1.5 millisevere. उसमें आपका हो जाता है, देयर इज नो डेंजर एट ऑल टू द पेशेंट। क्योंकि ये क्वेश्चन सबके माइंड में होता है कि एक हमें रेडिएशन मिलेगा तो हमें कैंसर होगा। कैंसर नहीं होता है, वो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत जरूरत नहीं नहीं। है। एंड ऑफ कोर्स द रिजोल्यूशन इज स्पाशियल रिजोल्यूशन आल्सो इज वेरी हाई, दैट प्रोड्यूसेस द बेस्ट पिक्चर क्वालिटी। सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस। कैन दिस डू सीटी ऑन द बीटिंग हार्ट, और कुछ हार्ट रेट कम करने की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं, हम तो अभी सब पेशेंट को बीटा ब्लॉकर भी नहीं देते।
प्रीवियसली वी यूज्ड टू गिव द बीटा ब्लॉकर, अब हम बीटा ब्लॉकर नहीं देते। पेशेंट आ जाता है, एनी हार्ट रेट, इवन पेशेंट विद द अरिथमियाज, वी आर डूइंग इट विद अ वेरी गुड पिक्चर क्वालिटी, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कुछ भी प्रॉब्लम दिस नहीं। इज द एडेड एडवांटेज। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। सो डॉक्टर देसाई, ये मशीन में कुछ एआई का इंटीग्रेशन है जो विच हेल्प्स यू टू रिपोर्टिंग। यस, पूरा इंटीग्रेशन है एआई का। तो हमने जो एफएफआर की बात की, हमने जो कंप्यूटेड फिजिक्स डायनामिक्स की बात की, दे आर ऑल एआई जनरेटेड इन अ वेरी बिग वे, सो दैट एड्स ऑन टू द इंफॉर्मेशन, क्विक असेसमेंट एंड क्विक एनालिसिस टू a perfect level for your diagnostic level to be of a highest quality. So AI is there in every aspect of the CT machine now, in and that's going to be more and more and more. Okay. So, Dr. Desai, now let's have some rapid fire questions. Okay, If X-rays could talk, what would they say? सब कुछ दिखता है। Ever try diagnosing someone based on their selfie? Yes. Now, as you ask me the AI question, na, with the AI generated, you can do that. With a selfie, you can diagnose the person. If radiology had a theme song, what would it be? जहाँ तेरी नजर है, मेरी जा मुझे खबर है। CT or MRI, which one would you swipe right on? MR. It's because it's no radiation and has a huge resolution. But CT is my primary love. What's your superpower as a radiologist? Keen eyes and tickling brain. If you could scan any historical figure, who would it be and why? Two, Einstein and Leonardo da Vinci. I want to see how his brain ever worked like that. And same story with the Einstein, Do radiologists dream in grayscale or full contrast? full contrast. When you are in radiology, the contrast comes into picture. Contrast, contrast, contrast. If radiology were a movie genre, would it be thriller, sci-fi, or comedy? Thriller. Because it's like a murder mystery. Every patient is something he has either hidden something or not telling, and we know it. And especially It- when you're doing CT angiogram, Absolutely. everybody has Everybody's secrets more are- fear than secrets are waiting for open. the exam results. It's a right? thriller. What would you have been if not radiologist? My daughter says senior counsel, lawyer. She says you argue too much. I'm sure you'd have been a successful lawyer too. So, Dr. Desai, what's your message to the audience? Okay, if we see the data, 2.5 lakh patients die within first hour after the heart attack. And there are more than 12 million patients with the heart disease. If you see the data of the increase in the heart disease from 1960 till today, in urban population, it is gone up by 15-fold, and in rural population by 5-fold. On an average, 11 to 18% of the population has heart disease. So take your heart very, very seriously. And there is simplest way to know whether something is going wrong with your heart is just walking in our CT scan department and getting your CT coronary done and get your doubts out completely. As I mentioned, walk-in patients with 4-hour starvation and with normal creatinine, you're most welcome to get it done anytime and then live your life very peacefully. Treat your heart seriously is a very, very powerful line. We have to treat our life very, very seriously and heart also seriously. So, thank you, Dr. Desai, for your insights and guidance on CT coronary angiogram. I think आपने बहुत ही आसान भाषा में इसके बारे में दर्शकों को समझाया. And I think this test is really, really beneficial. It can save many lives and can identify serious heart conditions in time. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you. Thank you. Just Health for the people by the experts, initiative of Just Look Hospital. Click the bell icon and subscribe to our YouTube channel to stay healthy, and stay tuned to Just Health for the people by the experts, an initiative by Just Look Hospital.